नमस्कार दोस्तों, भारत में एक बार फिर जनगणना की तैयारी है। जनगणना होने वाली है और जनगणना इसलिए की जाती है कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, बाकी वर्ग कितना है, उनकी संख्या कितनी है और इसके अलावा हिंदुस्तान में कितने जानवर हैं, कितने वन्य जीव हैं, तमाम चीजों की गणना होती है, उसे जनगणना कहा जाता है। हमेशा 10 साल में जनगणना होती रही है, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद अब यह 14 साल लगभग कार्यक्रम हो चुका है और 14 साल में जनगणना नहीं हुई है। जो जनगणना 2021-22 में होनी थी वह अभी तक नहीं हुई है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें जनगणना की जाती है, लेकिन इस बार की जनगणना स्पेशल इसलिए है कि कांग्रेस सहित बहुत सारे दलों की ओर से यह मांग उठ रही है कि जनगणना में जातिगत जनगणना की जाए। अब इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जब आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों ने जो आवाज उठाई उनका फायदा वे ले चुके हैं और भाजपा पर यह आरोप लग चुका है कि वे आरक्षण और संविधान विरोधी है। ऐसे में जब जनगणना होगी, फिलहाल यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से नहीं हुआ है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। फैसला तो यह भी नहीं हुआ है कि जनगणना को लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके लिए तैयारी हो चुकी है। यह तैयारी दो कारणों से है, क्योंकि जनगणना होगी तो देश की सही जनसंख्या का पता चलेगा और सही जनसंख्या का पता चलेगा तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसीमन जो बाकी हैं, जो 10-10 साल में होने होते हैं, वे 2008 के बाद नहीं हो पाए हैं, वे परिसीमन भी उस जनगणना के बाद ही हो पाएंगे। ऐसे में यह जनगणना दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो क्या जातिगत जनगणना भी होगी और दूसरा इनके आधार पर जब विधानसभा लोकसभाओं का परिसीमन होगा तो उस परिसीमन में कहां कितनी सीटें बढ़ सकती है। इन दोनों कारणों से इस बार की जनसंख्या का जो गणित, जो जनगणना होनी है, वह काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है। दरअसल जातिगत जनगणना की मांग इसलिए हो रही है कि ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, उसकी जातियों की संख्या देश में सर्वाधिक है, लेकिन उन अन्य पिछड़ा वर्ग में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, क्योंकि शुरू से ही जो जनगणना होती आई है उसमें एससी और एसटी का कॉलम होता है। ओबीसी का वर्गीकरण, जो अलग अलग वर्ग हैं, उनको लेकर गिनती कभी नहीं हो पाई है। दरअसल हिंदुस्तान में जातिगत जो जनगणना है अभी तक जो होती आई है, 2011 की बात करें तो उसमें करीब 16% से ज्यादा एससी यानी कि अनुसूचित जाति के वर्ग आते हैं और इसमें लगभग कहा जाता है कि 800 से ज्यादा जातियां शामिल हैं जो अनुसूचित जाति में आती हैं। वहीं एसटी का जो प्रतिशत है वह 8% से ज्यादा है पूरे देश में और इसमें 700 से ज्यादा जातियां शामिल है जो एसटी वर्ग में आती हैं। कुल मिलाकर एससी और एसटी दोनों मिलाकर 25% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी का जो हिस्सा है वह एससी और एसटी का है। लेकिन ओबीसी की जो जनगणना नहीं होती, लेकिन ओबीसी की जो जातियां हैं उस ओबीसी की जातियों में करीब करीब 1200 से ज्यादा जातियां ओबीसी में शामिल हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है। लेकिन कौन सी ओबीसी जाति का कितना प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग में है, इसका आंकड़ा नहीं है। और जातिगत जनगणना की जो मांग है वह प्रमुख कारण यही है कि आबादी के हिसाब से किसी को जो योजना बने उसका लाभ मिले, सरकारी नौकरियों का आरक्षण मिले, अन्य जगह आरक्षण मिले, अन्य सरकारी योजनाएं उस जातिगत वर्ग के हिसाब को देखकर बनाई जा सके। यह प्रमुख कारण है कि जातिगत जनगणना की मांग लगातार
कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दल उठा रहे हैं। लेकिन अब भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं वे जातिगत जनगणना के नाम पर हिंदुस्तान को जातियों में बांटना चाहते हैं। अब चूंकि पक्ष विपक्ष है तो यह आरोप प्रत्यारोप तो लगने हैं और लगेंगे और लग रहे हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि जातिगत जनगणना होने पर सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी वर्गों की गिनती नहीं होगी। जब इन वर्गों की गिनती हो जाएगी तो ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और सामान्य वर्ग की बची हुई जातियों के बारे में भी सही आंकड़े स्पष्ट रूप से निकलकर आ जाएंगे। क्योंकि जिन वर्गों को, जातियों को आरक्षण मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिसमें कहा गया है कि एससी, एसटी में क्रीमी लेयर लागू करके और उन वर्गों तक फायदा पहुंचाया जाए जिन्हें अब तक लाभ नहीं मिल पाया है आरक्षण का या सरकारी योजनाओं का। सेम वही पैटर्न है कि यदि जातिगत जनगणना हो जाती है तो हर वर्ग की जनसंख्या का पता होगा। हर जनसंख्या वह किस प्रदेश में किस संख्या में रह रही है इसका पता लग जाएगा। वहां की सरकारें उस हिसाब से योजनाएं बना सकेगी, केंद्र सरकार उस हिसाब से योजनाएं बना सकेंगी और उनका लाभ जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जिस वर्ग तक पहुंचना चाहिए वह पहुंच पाएगा। लेकिन इसके अलावा इस जातिगत जनगणना में एक चीज और सामने निकलकर आ सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जातियां किसी प्रदेश में एसटी में है तो किसी प्रदेश में वे ओबीसी में है, किसी में सामान्य में है तो कहीं एससी में है और ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। आपने देखा होगा कि जब राजस्थान में पिछली बार परिसीमन हुआ था तो एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने के लिए दौसा आता है लोकसभा का। हालांकि वे गुर्जर जाति के से संबंधित थे, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुर्जर एसटी में आते हैं, ऐसे में रब्बानी चेची यहां चुनाव लड़ने आया और वह चुनाव लड़के चला गया। इसके अलावा 2 विधानसभा क्षेत्रों से 2 विधायक राजस्थान में 2008 में बने, बस्ती और राजगढ़ से, जो वैसे तो एससी की जातियों से थे लेकिन क्योंकि अन्य प्रदेशों से उनके सर्टिफिकेट एसटी के बने हुए थे, ऐसे में वे यहां के एसटी सीट से लड़े और विधायक बन गए। कुल मिलाकर जब जातिगत जनगणना होगी तो इस बारे में भी बहुत स्पष्ट खुलासा हो जाएगा कि क्या सभी जातियां जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सर्टिफिकेट या अलग अलग पहचान के साथ हैं, कोई कहीं एससी है, कोई कहीं एसटी है, कोई कहीं ओबीसी है, कोई कहीं सामान्य है, तो उनका डेटा भी स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ जाएगा। और यही जातिगत जनगणना कराने की मांग जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दलों की है, यह प्रमुख है। लेकिन क्या यह एक नए वर्ग संघर्ष को शुरू करा सकता है, जैसा कि आरोप भाजपा लगा रही है? दरअसल भाजपा का आरोप है कि यदि जातिगत जनगणना की मांग मान ली जाती है और देश में जातिगत जनगणना करवाई जाती है तो फिर जातियों के अंदर एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है, जातियों में बंटवारा शुरू हो सकता है। इसकी संभावनाएं कितनी है इस बारे में तो अभी कोई स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन हां, आरक्षण को लेकर, आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर ही खुद आरक्षित वर्गों में ही जब 2 फाड़ हो गई, कुछ वर्ग ये चाहते हैं कि हां वर्गीकरण होना चाहिए क्योंकि हमारे हक को हमारे नाम पर दूसरे लोग खा रहे हैं, हमें उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। और अगर जातिगत जनगणना होती है तो फिर इसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा है कि अलग अलग प्रदेशों में एक ही जाति अलग अलग पहचान के साथ सामने आ रही है, तो आगे जाकर जब उनकी पहचान सामने आएगी और यदि एक प्रदेश में कोई एसटी है, दूसरे में एसटी है, उनको एक ही सर्टिफिकेट अगर पूरे देश में माना जाएगा तो वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होने की बात हो सकती है। हालांकि अभी ये सब आशंकाएं हैं और अभी जब जनगणना शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ चर्चाएं हैं और चर्चाएं जब धरातल पर उतरेंगी, केंद्र सरकार किस आधार पर जनगणना कराएगी, क्या जातिगत जनगणना की बात होगी और इस जातिगत जनगणना के आधार पर क्या ओबीसी की 1200 से ज्यादा
जातियां जो बटी हुई है अलग अलग हिस्सों में, उनका पूरा डेटा निकलकर सामने आएगा। लेकिन समस्या वही है कि क्या जातिगत संघर्ष हिंदुस्तान में बढ़ सकता है जातिगत जनगणना से, या वास्तव में जो मांग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की है कि यदि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो सभी वर्गों की असली संख्या के बारे में पता चल जाएगा और जो वास्तविक लाभ सरकारी योजनाओं का जिन्हें मिलना चाहिए उन तक पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि यह जनगणना किस आधार पर शुरू होती है, कहां जाकर खत्म होती है, और उसके बाद में जो परिसीमन होने हैं लोकसभा और विधानसभाओं के, उसमें कितनी सीटें लोकसभा की बढ़ती है, किस आधार पर बढ़ती है, विधानसभाओं में किस राज्य में क्या स्थितियां बनती है, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।